गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए बताइए, एक बार सब कुछ क्लियर है क्या? थोड़ा सा वेट कर लिया करो भाई, 1-2 मिनट। बिल्कुल तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाती, 1-2 मिनट थोड़ा सा दे दिया करो टाइम। चलो बाकी क्लियर है वक्की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं। क्लियर है, टाइम चेंज कर दिया है जयप्रकाश, बिल्कुल 9 बजे रहती है मेरी क्लास, है ना। मैं आज पूरा शेड्यूल डाल दूंगा, सबका टाइम एकदम फिक्स हो गया है। और जिस टाइम पर जिसकी क्लास है वो लेट भी नहीं होगी, ये सब मैंने फैकल्टी से बोल दिया है। तो जो टाइम एकदम फिक्स है वही है ना। अब एकदम सुबह मॉर्निंग में नहीं हो सकता, मॉर्निंग में 6-7 बजे क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम पे क्लास अपनी है, लेकिन उससे पहले अपन आज की शायरी लेते हैं कि आज की शायरी क्या है। हमारी डेली शायरी चलती है राकेश, बिल्कुल आज की शायरी भी लेंगे अपन। धूप में तपन और नींव में पानी भी रखो, धूप में तपन और नींव में पानी भी रखो, बनना है बट तो हर साख पुरानी भी रखो। बट जानते हो आप बट किसको बोलते हैं? बट वृक्ष, बरगद के पेड़ को। बरगद पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है, और वो बड़ा क्यों होता है? बहुत लंबे टाइम भी तक भी जीता है वो। तो बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी एक कोई पुरानी साख, कोई पुरानी जो डाली रहती है उसको भी वो तोड़ता नहीं है, अपने से जोड़ के रखता है। और जो छोटी छोटे झाड़ियां रहती हैं, झाड़ियों की खासियत क्या रहती है? जरा सी भी धूप पड़ी, जरा सी गर्मी पड़ी और उनकी डालियां जो है वो सूख के टूटने लगती है ना। तो अपन को झाड़ियां नहीं बनना, अपन को बट वृक्ष बनना है, बड़ा पेड़ बनना है। और बड़ा पेड़ बनने के लिए जरूरी क्या है? अपनी जो पुरानी डालियां हैं उनको भी आपको साथ साथ में लेके चलना है, बचा के चलना है। और इसका मतलब क्या है? पढ़ाई से इसका रिलेशन क्या है? पढ़ाई से रिलेशन ये है कि अपन ने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे का भूलते जा रहे हो। अपना करीब आधे से भी ज्यादा सिलेबस हो चुका है। टोटल अपन 75 टॉपिक कवर करने वाले हैं 3.5 महीने में। और 75 टॉपिक में से लगभग 40 से भी ज्यादा टॉपिक अपने हो चुके हैं। और मतलब आधा कोर्स अपना हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे भूलते जा रहे हो। तो पीछे पीछे की जो चीजें हैं जो अपनी पढ़ी हुई हैं, आप थोड़ा सा उसका रिवीजन जरूर करते जाएं। क्योंकि फिर एग्जाम टाइम में फिर अचानक से रिवीजन करो तो फिर उनको रिवीजन याद करने में अपन को थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो भले ही आप ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन पन्ने भी पलट लोगे, पन्ने पलट के एक बार नजर से देख लोगे तो इतना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आज की शायरी का मतलब यही है कि जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसको आप साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलें, ठीक है। और आगे तो पढ़ना ही है, आगे आप जो भी टॉपिक आएंगे उनको और अच्छे से पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे। लेकिन साथ साथ में पुराने टॉपिक जितने भी हुए हैं उनको भी साथ साथ में रिवाइज करना है। तो धूप में तपन और नींव में पानी भी रखो, बनना है बट तो हर साख पुरानी भी रखो, घूम लिया जग मगर इसका क्या फायदा, मजा तो तब है जब हर एक निशानी रखो। भैया आपने बहुत घूम लिया, ताजमहल भी घूम लिया, कुतुब मीनार भी घूम लिया। और आप लोगों से पूछा कि क्या देखा ताजमहल, तो बोले बस उसी टाइम पे मजा लिया था, अब नहीं पता उसमें ताजमहल में क्या था, कुतुब मीनार में क्या था। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई पढ़ाई पूछे कि आपने क्या पढ़ा, आप बोले घोटकर हमने पूरी पढ़ ली, ओची पूरी पढ़ ली। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि क्या पढ़ा और आप भूल ही गए कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। रिवाइज आप नहीं करोगे तो चीजों को आप भूलते जाओगे। चलो अपन आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम अपन आज की क्लास में ले रहे हैं। ब्लड बैंक आज से अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई। और ब्लड बैंक में हमारा आज का टॉपिक है पहला, ब्लड ग्रुप सिस्टम। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एग्जाम में कि इससे क्वेश्चन ना बने। कितने बन जाए ये भी भरोसा नहीं है, 3-3 4-4 क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो थोड़ी सी अपन पहले हिस्ट्री देख लेते हैं ब्लड ग्रुप की, उसके बाद में अपन ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भाई। साइंटिस्ट तो कहते हैं करीब 300 के आसपास, 300 से भी ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन उन 300 में से कुछ 2 या 3 ही हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी वो इंपॉर्टेंट है। अपन एग्जाम को फोकस करके चल रहे हैं तो अपन वो 300 की तो बात भी नहीं करेंगे, है ना। बुक में आप पढ़ेंगे तो बुक में करीब 8-10 और ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 2 है। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट को अपन समझते हुए अपनी आज की क्लास में चलेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसी के बाद में मैंने कहा दूसरा एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसकी खोज भी लैंडस्टेनर ने ही की थी, लेकिन
इसने अकेले ने नहीं की, बल्कि इसका एक और साथी इसके साथ मिल गया था, विनर। तो जब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, इसको लैंडस्टेनर और विनर दोनों ने साथ में मिलकर इसकी खोज की। बाकी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज अकेले कार्ल लैंडस्टेनर ने ही की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम में अपन एक और आगे पढ़ेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बहुत अच्छा ब्लड ग्रुप है, अपनी इंडिया में ही डिस्कवर हुआ है, और इसका जो नाम है वो एक्चुअली जिस जगह पे डिस्कवर हुआ, बॉम्बे में डिस्कवर हुआ। पहले मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था, पुराना नाम बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे में डिस्कवर हुआ ये ब्लड ग्रुप, तो वहां पे सिटी के नाम पे ही इसका नाम रख दिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और इसकी जो खोज की थी वो हमारे ही देश के साइंटिस्ट हैं, वाई.एम. वेंडे। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2-3 बार। अपने इंडिया के साइंटिस्ट हैं तो इंपॉर्टेंट भी ज्यादा हो जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, 1940 में जयप्रकाश ने लिखा है, डिस्कवर किया, बहुत शानदार। 1940 में वाई.एम. वेंडे जो है, इन्होंने बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। ठीक है, एक और साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, बर्नस्टेन। ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल होता है वो दिया है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप से जब बच्चों में ब्लड ग्रुप पहुंचते हैं तो वो किस तरह से पहुंचते हैं, वो पूरी थ्योरी जो दी है वो बर्नस्टेन नाम के एक साइंटिस्ट ने दी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, कि माँ बाप से बच्चों में कैसे जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। माँ का अलग है, पिता का अलग है, तो बच्चों में कैसे होगा, ये पूरी थ्योरी जो है वो अपना कल की क्लास में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जेनेटिक्स नाम का एक टॉपिक अपना कल की क्लास में आएगा। तो ये जो जेनेटिक वाली जो इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस बर्नस्टेन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया। तो ये 4 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। सबसे ही क्वेश्चन आ चुका है। कार्ल लैंडस्टेनर जो है वो तो एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। वाई.एम. वेंडे भी अपने व्यापम में पूछा जा चुका है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। बर्नस्टेन जो है, इन्होंने इनहेरिटेंस की खोज की। पहला जो ब्लड बैंक खुला था वो शिकागो में खुला था, और शिकागो में ये 1937 में सबसे पहला ब्लड बैंक खुला था शिकागो के अंदर। कुछ डेट भी है अपने लिए जो इंपोर्टेंट है। हाँ, बहुत बढ़िया नंदिनी, सही कह रहा हो आप, केल भी होता है। मैंने फिर बोलता हूँ, बुक में आपको करीब 8 से 10 ब्लड ग्रुप और मिल जाएंगे। जैसे आप केल की बात कर रहे हो, केल भी जो है वो अपना एक ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, लेकिन अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, क्योंकि केल में इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनती नहीं है। ठीक है, तो अपन सिर्फ 2 पे ही बात करेंगे, ABO पे और RH पे, और जो उसके साथ साथ लगे हुए हैं जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, तो वो अपन समझते हुए चलेंगे। चलो, 2-3 डेट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड बैंक से रिलेटेड। पहला, वर्ल्ड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस जो होता है वो अपन 14 जून को मनाते हैं। 14 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व। अब देखो, ज्यादातर डे अगर अपन देखेंगे तो डे में जो डे होते हैं वो वर्ल्ड में अलग सेलिब्रेट होता है, अपनी इंडिया में अलग एक डेट रखी गई है ना। वर्ल्ड डोनर डे जो होता है वो 14 जून को होता है, लेकिन अगर अपन इंडिया की बात करें तो अपनी इंडिया का जो नेशनल डोनर डे है, राष्ट्रीय रक्तदान दिवस अपन इसको हिंदी में कह सकते हैं, ये जो है वो 1 अक्टूबर, 20 अक्टूबर दिया ने लिखा है, तो दिया एक बार आप चेक करना, 20 अक्टूबर नहीं होगा, 1 अक्टूबर ही होगा। ठीक है, और आपको अगर कहीं से मिल रहा है कि 20 अक्टूबर ही है तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, तो अपन नोट्स में करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि बुक में 1 अक्टूबर ही दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार डेट चेंज भी हो जाती है, डेट चेंज करके दूसरे डेट को कर देते हैं, तो अगर इस तरह से कोई हुई है तो आप जरूर मुझे इन्फॉर्म कर देना। अपडेटेड चीजें अपने पास होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो अपन ने थोड़ी सी हिस्ट्री समझी, अपन ब्लड ग्रुप को समझेंगे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को पहले अपन देखते हैं, बाद में अपन RH को समझेंगे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है, दोनों ही चीजें इसमें साथ साथ इंक्लूड होती हैं। तो एंटीजन जो है इसमें 2 बात करते हैं, एक तो A की और दूसरी B की। 2 तरह के एंटीजन हो गए, A एंटीजन और दूसरा B एंटीजन। ठीक है, RBC के ऊपर किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है, अगर A एंटीजन प्रेजेंट है इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है RBC के ऊपर, तो इस तरह का जो ब्लड ग्रुप होगा, इस तरह का जो ब्लड होगा, इसे हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो A है। जो एंटीजन है वो उसका ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है,
अगर बी हो गया, मान लो ए ना होकर उसकी जगह पर बी आरबीसी पर बी एंटीजन होते तो वो उसका ग्रुप जो होता वो बी होता। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई दोनों ही एंटीजन होते, ए भी होता है बी भी होता है, और अगर इस तरह आरबीसी के ऊपर अगर दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है कि ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो इस तरह के ब्लड ग्रुप को हम ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। फिर एक और कंडीशन बनती है, एक और कंडीशन ये बन सकती है कि भाई हो सकता है कि ना तो ए प्रेजेंट हो और ना ही बी प्रेजेंट हो। उस कंडीशन में क्या आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होंगे? होंगे, वो भी अपन डिस्कस पढ़ेंगे क्या होंगे, उसे अपन एच एंटीजन बोलते हैं। तो अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते तो इस तरह को बहुत बढ़िया रूप से एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर दोनों ही नहीं होते तो एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, और इस तरह अगर आरबीसी पर एच एंटीजन अकेला ही प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह के ब्लड ग्रुप को हम ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो अगर अपन देखें एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को अपन ने देखा, तो ब्लड ग्रुप को अपन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एबीओ के माध्यम से अपन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। मतलब 4 तरह के ब्लड ग्रुप अपने एबीओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम में हो सकते हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ए एंटीजन बी एंटीजन, ये दो एंटीजन में से कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों की प्रेजेंस भी हो सकती है, या दोनों की एब्सेंस भी हो सकती है। इस कंडीशन के आधार पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 तरह के ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, और जो एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट होता है उससे ही एसोसिएटेड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसके सीरम में। एंटीबॉडी क्या होती है भाई, अपन ने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है ये, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन एंटीजन एंटीबॉडी को। जैसे अपन डब्ल्यूबीसी की पढ़ रहे थे भाई, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो फेगोसाइट का काम करती है, तो इसी तरह से एंटीजन एंटीबॉडी भी रहती है। जो एंटीजन होता है उसी के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबॉडी को अपन ज्यादा समझेंगे, फिलहाल आप इतना थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो गई। अगर जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है उससे ही करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो होती है वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी पर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होगी, है ना, क्योंकि अगर ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी हुई तो फिर आरबीसी जो है वो एग्लूटिनेट हो जाएगी, है ना। तो उसके ब्लड में या सीरम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो एंटी बी प्रेजेंट होगी। जस्ट अपोजिट कह सकते हैं अपन इसको, एसोसिएट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और ये जो एंटीबॉडी होती है ये आईजीएम टाइप की होती है। किस तरह की होती है अपन थोड़ा और डिटेल में समझते हुए चलते हैं। आईजीएम एंटीबॉडी क्या होती है? आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है वो 5 तरह की होती हैं। उन 5 में से एक टाइप है आईजीएम। आईजीएम जो होता है वो पेंटामर एंटीबॉडी होती है। पेंटामर का मतलब वो होता है कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट एंटीबॉडी होती है आईजीएम। ठीक है, चलो माइक्रोबायोलॉजी में ये ज्यादा डिटेल में आएगा एंटीबॉडी के बारे में। थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। ये अपन ने कहा भाई एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर अपन ने 4 ग्रुप बना दिए हैं ब्लड ग्रुप के। पहला बना दिया ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बना दिया ब्लड ग्रुप बी, तीसरा बना दिया ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा बना दिया ब्लड ग्रुप ओ, है ना। समझते हुए चलना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है ये। एक बार आपने समझ लिया इस टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन जाएं आप आराम से आंसर दे पाओगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में। ब्लड ग्रुप ए की बात की मैंने भाई, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन जो प्रेजेंट होंगे वो ए प्रेजेंट होंगे और इसके आधार पर ही उसका नाम ग्रुप ए है। बी वाले ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे और बी एंटीजन के आधार पर ही उसका नाम बी ग्रुप है। ए बी ग्रुप में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर अपन एंटीबॉडी की बात करें, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है या अपन सीरम भी कह सकते हैं, सीरम प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होंगी वो इसके जस्ट अपोजिट होंगी। मतलब अगर ए एंटीजन है आरबीसी पर तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी बी होगी। एंटी बी मतलब, एंटी बी का मतलब ये हुआ कि ये बी का दुश्मन है। ये जो एंटीबॉडी है ये बी की दुश्मन है, ए की दुश्मन नहीं हो सकती भाई, है ना, क्योंकि एक घर में दुश्मन और दोस्त साथ में नहीं रह सकते, है ना। तो एंटी बी का मतलब क्या है? ये बी के अगेंस्ट काम करेगी। तो जिसका ग्रुप ए होगा
उसके सीरम में एंटी बी प्रेजेंट होगी। जिसका ग्रुप बी होगा, मतलब बी एंटीजन अगर किसी की आरबीसी पर है, तो उसके सीरम में, प्लाज्मा में एंटी ए प्रेजेंट होगा। एंटी ए एंटीबॉडी मतलब अगर उसको ए एंटीजन कहीं पे मिल जाए तो वो उसको मारने लग जाएगा, है ना, एग्लूटिनेट करने लगेगा ब्लड को। जिसमें दोनों ही तरह की एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी उसमें होगी ही नहीं, और जिसमें एंटीजन है ही नहीं तो उसमें दोनों ही तरह की एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। तो अगर अपन देखें, याद करने के लिए आप इसको जस्ट अपोजिट करके भी याद कर सकते हो भाई। एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर दोनों ही एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी ही नहीं, और अगर एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी दोनों ही होंगी। ठीक है भाई, आगे समझ में? बढ़िया। इसको अपन बोलते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, या फिर अपन इसको एसोसिएट एंटीबॉडी भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताते हुए चलें, टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट वाला है, इसमें जरूर आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना पड़ेगा। चलो, अनाया का मैसेज है कि एच, हाँ अपन पढ़ेंगे अनाया, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो भाई। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं बहुत आगे भगते हैं। एक स्टूडेंट ने मैसेज करके बताया कि सर बायोलॉ पैरासाइटोलॉजी के कुछ टॉपिक उसने भेजे, बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई पैरासाइटोलॉजी तो अपनी शुरू ही नहीं हुई है ना, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा कर चलो। जो अपन पढ़ रहे हैं, जिस चीज में अपन की क्लास चल रही है, तो उसमें कोई डाउट है तो आप जरूर मैसेज किया करो। बहुत आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप अभी थोड़ी देर में अपन समझने वाले हैं। चलो, एबीओ पहले अपन समझते हैं भाई। मैंने कहा कि भाई माता पिता के थ्रू बच्चों में जाते हैं ब्लड ग्रुप, और इसकी इनहेरिटेंस की खोज वर्नस्टेन ने की हुई थी। लेकिन ये जाते किस तरह से हैं, थोड़ा सा ये टेबल देखें। हालांकि इसके लिए अपना एक चैप्टर और कल डिटेल में होने वाला है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू है आज के चैप्टर में, ठीक है। तो अगर ये टेबल देख रहे हो, टेबल में से किसी एक को आप माताजी और दूसरे को अगर पिताजी मान लो, तो उनके ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में क्या क्या होंगे, ये टेबल के माध्यम से बता रहे थे। ठीक है, ठीक है ना, है ना। ये भाई 2-3 स्टूडेंट बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, तो वो आप ज्यादा आगे मत जाया करो, है ना। अपन जो चल रहा है उसी पे अपन बात किया करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसको अपन एक को एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल करके दो तरह से लाइन है अपनी। तो किसी वर्टिकल को या हॉरिजेंटल को, किसी को भी आप माता या पिता मान लो, ठीक है। मान लो मैंने इनको मदर माना, इसको फादर माना, तो मदर और फादर के थ्रू बच्चों में ग्रुप जाएंगे, वो अपन समझेंगे। अगर मदर भी ओ ग्रुप है और अगर फादर भी ओ ग्रुप है, तो उसके बच्चे जो होंगे, वो जितने भी बच्चे हों, डेफिनेटली उनके सारे बच्चे ओ ग्रुप के ही होंगे। ए ग्रुप और बी ग्रुप उनमें पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से सेम, अगर दोनों ही माता पिता अगर ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, माता जी भी अगर ए बी ब्लड ग्रुप की हैं और पिताजी भी अगर ए बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें ओ ग्रुप पॉसिबल नहीं है। उनमें जो ग्रुप होंगे वो या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है। इसी तरह से बाकी के पे भी बात करते हुए चले। मान लो माता जी अगर मदर जो है वो ए ग्रुप की है और पिताजी अगर ए ग्रुप के ही हैं, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अगर फादर बी ग्रुप का हुआ और मदर ए ग्रुप की हुई, तो इसमें फिर ब्लड ग्रुप के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। ये देखो, 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है ये टेबल में। 2-3 चीजों पे कौन कौन सी हैं? अगर मदर और फादर दोनों के ही ब्लड ग्रुप अलग अलग है, अलग अलग का मतलब ये हुआ कि अगर मदर का ए ग्रुप है और फादर का बी ग्रुप है, तो दोनों के बिल्कुल अलग अलग हो गए, एक का ए हो गया दूसरे का बी हो गया। तो इसमें जो बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप के सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे। उनका ग्रुप ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। चारों तरह के ब्लड ग्रुप उनके हो सकते हैं। लेकिन अपन ने देखा कि अगर दोनों के ही ब्लड ग्रुप अगर सेम है, तो उसमें ब्लड ग्रुप के चांसेस भी कम बनते हैं। जैसे मान लो दोनों के अगर ओ ग्रुप है, तो ओ ग्रुप में बच्चों के ग्रुप सिर्फ ओ ही बनेंगे, इससे ज्यादा उनके चांसेस नहीं बनते। ठीक है, किसी का भी अगर एक का ग्रुप अगर ओ होता है, तो ब्लड ग्रुप के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आप देखो, साथ साथ में देखते हुए चलो। ओ ग्रुप में आप देखोगे, अगर फादर को ले लो या मदर को ले लो, मान लो मदर को लेते हैं, मदर का अगर ग्रुप ओ है, तो बच्चों में फादर के जो चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, लेकिन बच्चों में पॉसिबिलिटी 2 से ज्यादा नहीं बन रही। या तो ओ ग्रुप होगा या ए ग्रुप होगा अगर फादर का ए है तो,
अगर फादर का बी है तो ओ या बी हो सकता है, या फादर का बी हुआ तो ओ ए या फिर बी हो सकता है। ठीक है, मतलब मदर और फादर दोनों में से अगर किसी एक का ग्रुप भी अगर ओ हो गया तो उनके बच्चों में सिर्फ ब्लड ग्रुप के जो चांसेस हैं वो सिर्फ दो ही हैं, दो तरह के ही उनके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अगर मदर फादर दोनों में से किसी एक का भी ओ हुआ। अगर दोनों के ही ओ हुए तो फिर ज्यादा चांस बन ही नहीं रहे, बच्चों का भी डेफिनेटली ओ ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस कब बनते हैं, जब मदर और फादर दोनों के ब्लड ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट, एक का ए हो दूसरे का बी हो, तब जो चांसेस बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं। उनमें फिर चारों तरफ के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं भाई, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक, चलो तो इस टेबल को अपन कल की क्लास में और थोड़ा समझेंगे। थोड़ा सा आज अपन ने ओवरव्यू किया है जेनेटिक्स को, कल अपना एक सिंगल टॉपिक इस पे चलने वाला है, बहुत अच्छा है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, अब अपन ने देखा भाई जेनेटिक चलता है तो ये थोड़ा सा दिमाग में आता है कि ये कैसे चलता है। ठीक है, तो ये एक सिंगल जीन के थ्रू चलता है भाई। ये जो सिंगल जीन होता है, इस जीन का नाम है एबीओ जीन। इसका जीन का नाम दे दिया है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस जीन का नाम दे दिया एबीओ जीन। और ये जीन जो होता है ये क्रोमोसोम्स नंबर 9 पर प्रेजेंट होता है। हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, कोई बता सकता है? टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, है ना। 23 में पेयर होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स में से 9 नंबर के क्रोमोसोम्स पर ये वाला जीन प्रेजेंट होता है एबीओ जीन। ये डिपेंड करता है, ये बताता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा बनना चाहिए कौन सा नहीं बनना चाहिए। और कैसे कैसे बताता है, ये एक एंजाइम पर काम करता है। ये एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज जो होता है इस पर काम करेगा। ये जो एंजाइम होगा ये कार्बोहाइड्रेट को एंटीजन में कन्वर्ट करता है। तो ये जीन डिपेंड कर देता है भाई, ये जीन उस बताता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को। हमारा जो आरबीसी होती है, इन आरबीसी के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन पर कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट एंटीजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये किस एंटीजन में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड होता है एबीओ जीन पर। एबीओ जीन जो होता है उस कार्बोहाइड्रेट को उस एंटीजन में कन्वर्ट करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हुए चलते हैं अपन किस तरह से हमारे एंटीजन बनते हैं। कोई भी व्यक्ति ले लो आप, किसी भी व्यक्ति के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अपन ने देखा भाई आरबीसी जो होती है, आरबीसी के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर एंटीजन में कन्वर्ट होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से लेकिन कैसे बनेगा, पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा इसे अपन प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं, प्रीकर्सर सबस्टेंट, है ना। इस पर एच जीन काम करेगा और एच जीन जो होगा वो इसको एच सबस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, इसको एच सबस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, एच सबस्टेंस जो होगा इस पर फिर एबीओ जीन काम करेगा। तो ये एच सबस्टेंस जो है अगर इसके ऊपर ए जीन काम कर रहा है तो उसके ऊपर ए एंटीजन बन जाएगा। ठीक है, साथ साथ में एच एंटीजन भी बनेगा। अगर बी जीन काम कर रहा है तो बी जीन से बी एंटीजन बन जाएगा और साथ साथ में एच एंटीजन भी बनेगा। ठीक है, ओ जीन काम कर रहा है तो फिर सिर्फ एच एंटीजन ही बन के रह जाएगा, ना ए एंटीजन बनेगा ना ही बी एंटीजन बनेगा। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि सर एच एंटीजन का मतलब क्या है। यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट था, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एच सबस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। तो एच सबस्टेंस अगर एंटीजन नहीं बना पा रहा, ए एंटीजन या बी एंटीजन नहीं बना पा रहा, तो ये सिंपल सा एंटीजन बनाता है एच एंटीजन। ठीक है, एच एंटीजन लगभग जितने भी ब्लड ग्रुप हैं सब में एच एंटीजन बनेगा, किसी में कम बनेगा किसी में ज्यादा बनेगा, है ना। तो कम ज्यादा किस में बनता है वो भी अपन समझेंगे। ओ जो रहता है उसमें एच एंटीजन सबसे ज्यादा होता है, ए बी एंटी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एच एंटीजन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो बनता है वो कुछ इस तरह से ही बनेगा कि आरबीसी के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पहले उन पर एच जीन काम करता है, एच जीन उनको एच सबस्टेंस में कन्वर्ट करता है, एच सबस्टेंस से फिर आगे जाकर उन पर एबीओ जीन काम करेगा। तो एबीओ जीन में अगर ए जीन ज्यादा काम कर रहा है तो ए एंटीजन बनेगा, अगर बी जीन ज्यादा काम कर रहा है तो बी एंटीजन बनेगा, और अगर ओ जीन है तो ना तो ए एंटीजन बन पाएगा ना ही बी एंटीजन बन पाएगा, तब फिर बनेगा जो वो एच एंटीजन बनेगा। ठीक है,
एच एंटी सबसे पहले एच एंटीजन ही बनता है, तो एच एंटीजन आगे चलकर ए एंटीजन और बी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ए और बी जीन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, जबकि ओ जीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। इसका मतलब क्या है भाई, ए जीन और बी जीन ये जो होते हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। अगर घर में भाई दो भाई हैं और दो भाई में एक जो है वो ताकतवर है और एक थोड़ा कमजोर है, तो चलेगी किसकी, चलेगी उसकी जो ताकतवर है ना। तो ए जीन और बी जीन आप यहाँ पर मान के चल सकते हो कि तीन भाई हैं, तो तीन में से दो भाई जो है वो ताकतवर है। कौन से ताकतवर हैं, ए जीन और बी जीन। तो इनको हमने कह दिया ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ही हुआ कि ताकतवर, है ना। ओ जीन जो होता है वो रिसेसिव होता है, रिसेसिव मतलब कमजोर होता है। तो अगर ए जीन और बी जीन प्रेजेंट हुआ तो ओ जीन काम कर ही नहीं पाएगा, है ना। अगर ओ जीन काम करता है तो इसका मतलब ये है कि ए जीन और बी जीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर ए जीन और बी जीन किसी भी एच सबस्टेंस पे काम कर रहे हैं, यहां पर अपन ने देखा कि एच सबस्टेंस जो होते हैं वो एंटीजन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अगर ए और बी जीन अगर काम कर रहे हैं तो ये एच सबस्टेंस को वो ए एंटीजन और बी एंटीजन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, पीछे हटने को, बहुत बढ़िया जयप्रकाश, पीछे हटने को अपन रिसेसिव कहते हैं, है ना। और अग्रेसिव कहते हैं अपन, एग्रेसिव बोलते हैं डोमिनेंट को, है ना। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ताकतवर बोला। तो अगर ए जीन और बी जीन है तो उससे ए एंटीजन और बी एंटीजन ही बनेगा, ओ एंटीजन होता नहीं, उसकी जगह सिर्फ एच एंटीजन होगा। तो किसी में अगर ओ जीन होगा तो ओ जीन सिर्फ तभी काम कर पाता है जब ए जीन और बी जीन जो होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर काम नहीं करते। ठीक है, ठीक है भाई। तो किसी भी व्यक्ति का अगर ग्रुप ओ है तो इसका मतलब उनमें जो एच एंटीजन जो होता है वो मॉडिफाई ही नहीं हो पाता। ठीक है, देखो अगर किसी में ए जीन और बी जीन प्रेजेंट हुआ तो एच एंटीजन बन गए, भले ही गया है, लेकिन एच एंटीजन के बाद वो आगे जाकर ए एंटीजन या बी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ए जीन अगर बी जीन नहीं हुए तो ओ जीन से जो एच एंटीजन बनेगा वो एच एंटीजन अनमोडिफाई हो पकर रह जाएगा, वो मॉडिफाई हो ही नहीं पाएगा, वो एंटीजन ए और एंटीजन बी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन और देखो, मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि एच जीन ही प्रेजेंट ना हो। देखो दो तरह के जीन हैं, एक एच जीन है, दूसरा एबीओ जीन है। और अपन ने एबीओ जीन के बारे में डिस्कस किया कि एबीओ जीन के माध्यम से ही ब्लड ग्रुप के एंटीजन बनते हैं। लेकिन उससे पहले एक और जीन था यहाँ पर, एच जीन। एच जीन जो होता है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को एच सबस्टेंस में कन्वर्ट करेगा, है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो एच सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वो सिर्फ प्रिकर्सर ही होकर रह जाएगा। तो किसी किसी में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसमें एच जीन ही प्रेजेंट नहीं है, अगर यहीं पर पहली स्टेप ही नहीं हो पा रही, अगर पहली स्टेप नहीं हो पा रही तो आगे की स्टेप तो फिर कोई मतलब नहीं। तो फिर उसमें भले ही कोई ए जीन भी है, बी जीन भी है या ओ जीन भी है, सारे जीन है, तो भी उसका एच सबस्टेंस ही नहीं बन पाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रिकर्सर में, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर जो है वो एच सबस्टेंस में ही कन्वर्ट नहीं होंगे तो आगे चलकर उसमें कोई भी एंटीजन नहीं बन पाता है ना। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह का जो ब्लड ग्रुप होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना तो ए होता है ना ही बी होगा। यहाँ पर एच भी नहीं बन पाएगा। एच क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एच सबस्टेंस ही नहीं बन पाया। एच सबस्टेंस बनता तो उससे एच एंटीजन बन जाता, तो एच सबस्टेंस नहीं बना तो उससे एच एंटीजन भी नहीं बना। तो इस कंडीशन में ना पर्सन में ना तो ए एंटीजन होगा, ना ही बी एंटीजन होगा और ना ही एच एंटीजन होगा। तीनों ही तरह के एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होते। और तीनों तरह के जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते तो इस तरह का जो ब्लड ग्रुप होता है इसे ही अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और यही वाला जो ब्लड ग्रुप है जो हमारी इंडिया में डिस्कवर हुआ है, बॉम्बे में डिस्कवर हुआ है। बॉम्बे में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बॉम्बे में भी इसके बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पूरे 7,600 लोगों में से एक पर्सन जो होता है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला निकलता है, सिर्फ बॉम्बे की पॉपुलेशन में। बाकी अदर स्टेट में तो लगभग ना के बराबर हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा था एच एंटीजन की। एच एंटीजन जो होता है वो ब्लड ग्रुप ओ में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और ब्लड ग्रुप ए बी में सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये कैसे समझोगे भाई, मान लो किसी में ए और बी दोनों तरह के जीन प्रेजेंट हैं, तो दोनों तरह के जीन प्रेजेंट है तो उसमें एच एंटीजन सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा ए एंटीजन और बी एंटीजन में। अगर किसी में सिर्फ एक
जीन प्रेजेंट है, ए जीन प्रेजेंट है, तो ए जीन उसको ए एंटीजन में ही कन्वर्ट कर पाएगा, बी जीन अगर प्रेजेंट है तो उसको बी जीन में ही कन्वर्ट कर पाएगा। तो इस तरह से ए जीन और बी जीन अगर दोनों ही हुए तो एच एंटीजन ज्यादा नहीं बन पाता, बनता है मतलब एच एंटीजन आगे चलकर वो ए बी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, ओ वाले ग्रुप में एच एंटीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और मैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात कर रहा था, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में हर एक तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, चाहे ए की बात करें, चाहे बी की बात करें, चाहे एच की बात करें, सभी एंटीजन जो होते हैं उनका अगर एब्सेंस है तो उसी को ही अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और मैंने कहा भाई 7,600 में से एक लोगों को बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। रूप सिंह बोला कि 1 लाख में से 0.5%, अलग अलग वैल्यू उसमें हो सकती है, हालांकि वैल्यू अपने लिए ये याद नहीं रखना कि कितने लोगों को होती है, अपन सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहे हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता क्या है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद में दूसरा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसका नाम रखा गया है रीसस मंकी के आधार पर। एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट रीसस मंकी पे रिसर्च कर रहे थे, कार्ल लैंडस्टेनर और बिनर, दो दोस्त हैं, है ना। दो दोस्त जब रिसर्च कर रहे थे तो वो मंकी पर रिसर्च कर रहे थे, वो मंकी था रीसस मंकी, है ना। तो उन्होंने देखा कि भाई मंकी में भी उन्होंने ब्लड ग्रुप मैच कर करके देखे। अब उन्होंने सबसे पहले खोज कर दी थी एबीओ की, एबीओ की खोज कर दी थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। और फिर वो रिसर्च करते हुए जा रहे थे, तो रिसर्च में उन्होंने देखा क्या भाई मंकियों के उन्होंने ब्लड ग्रुप मिक्स कर करके देखे हो ना। तो पहले उन्होंने उनके ग्रुप लगाए, अगर मान लो दोनों के ग्रुप ओ ग्रुप है और फिर उन्होंने दोनों के मिक्स किए, तो कई बार तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते थे, कई बार फिर वो एग्लूटिनेट हो जाते थे। इसी तरह से ए में भी उन्होंने करके देखा, बी में भी उन्होंने करके देखा, ए बी में भी करके देखा। तो उन्होंने ये देखा कि भाई भले ही ब्लड ग्रुप हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज कर दी है, लेकिन इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी कोई दूसरी चीज एक और है कि ये भले ही सेम हो जाए लेकिन वो अगर अलग अलग है तो भी ब्लड जो होंगे वो मैच नहीं होंगे, ब्लड मैच नहीं हो पा रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद में भी कोई एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो अगर अलग अलग हुए तो उनके ब्लड ग्रुप मैच नहीं होंगे। और उनको जिस मंकी पर वो रिसर्च कर रहे थे उसके नाम पर ही उन्होंने, यहाँ रिसर्च के नाम पे कर रहे थे तो यहाँ पे से उन्होंने आर एच उठाया और उसका नाम उन्होंने रख दिया आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में अपनी इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन में आरएच पॉजिटिव सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते, करीब 93% जो लोग होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, 7% जो लोग होते हैं वो आरएच नेगेटिव होते हैं। और कई कई तो इसका डाटा और भी बहुत लगभग 1 से 2% तक का है ना। ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। अगर आप किसी ब्लड बैंक या किसी लैब में काम कर रहे हैं तो आप देखोगे कि 100 लोगों का जब ब्लड ग्रुप कर लेते हो तब जाकर 2 या 3 ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो नेगेटिव वाले होते हैं, आरएच नेगेटिव वाले, है ना। और ज्यादातर जो होते हैं वो पॉजिटिव वाले होते हैं ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है थोड़ा और समझेंगे अपन। जैसे आप लगाते हो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ए बी जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बता रहा है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बता रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ब्लड बैंक में या फिर अपनी जो लेबोरेटरी में जो रिपोर्ट देते हैं, एक्चुअली दरअसल उसमें दो दो ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। पहला होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो उसमें शुरुआत में अपन जो ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ओ लिखते हैं या ए बी लिखते हैं, वो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का बताता है। और दूसरा जो अपन पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं वो एक्चुअली हमारे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताता है। तो अगर आपने लिखा है कि ओ पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बता दिया कि उससे अपना वो निकल के आया। और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि उसका आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं भाई। अब आरएच एंटीबॉडी जो होती हैं वो आईजीजी टाइप होती हैं। आईजीजी और आईजीएम क्या चीज होती है भाई, अपन थोड़ा बाद में इसको ब्लड बैंक में माइक्रोबायोलॉजी में अपन इसको ज्यादा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। चलो अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आरएच एंटीबॉडी जो है वो आईजीजी टाइप की होती हैं, जबकि
एबीओ वाली जो एंटीबॉडी होती है वो आईजीएम टाइप की होती है। यहाँ पर अपन क्यों मेंशन कर रहे हैं, उसका पीछे एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि आईजीएम जो एंटीबॉडी होती है वो पेंटामर होती है और बड़े साइज की एंटीबॉडी होती है हमारी आईजीएम। तो बड़े साइज की एंटीबॉडी जो होती है वो फीटस में, मदर में ट्रांसफर नहीं हो पाती। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर प्रेग्नेंट लेडी में अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग हुए, मान लो कोई ऐसा बच्चा है प्रेग्नेंट लेडी का जो उसके पेट के अंदर है ना, फीटस है, तो उस फीटस का ब्लड ग्रुप अगर अलग है, मान लो मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फीटस जो है उसका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो वो उसके एंटीबॉडी जो होते हैं वो मदर में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वो जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी आईजीएम टाइप होती है और आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है वो पेंटामर होती है। पेंटामर होने की वजह से उनका साइज जो होता है वो बड़ा साइज होता है। जबकि आरएच की अगर अपन बात करें तो आरएच जो होता है वो आईजीजी टाइप होता है। आईजीजी जो होती है वो मोनोमर होती है। अब ये मोनोमर और पेंटामर क्या होती है ये अपन माइक्रोबायोलॉजी में समझेंगे। मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूं। एक्चुअली एंटीबॉडी जो हमारी होती है वो बाई शेप में होती है। तो बाई शेप में अगर सिंगल बाई शेप है तो इसको हम मोनोमर बोलते हैं। अगर ये दो बाई आपस में जुड़ गई हैं कुछ इस तरह से, अगर दो बाई जुड़ गई हैं तो इसको हम डाइमर बोलते हैं। अगर ये बाई 5-5 जुड़ गई हैं तो इसको हम पेंटामर बोलते हैं। जैसे मान लो मैं इसको फिलहाल समझाने के लिए बताऊं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 5 बाई जोड़ दी तो इसको हम बोलेंगे पेंटामर। तो हमारी आईजीएम जो होती है वो पेंटामर होती है, जबकि आईजीजी जो होती है वो मोनोमर होती है। और मोनोमर का मतलब ये हुआ कि आईजीजी जो होती है वो छोटे साइज की होती है, आरबीसी सॉरी छोटे साइज की एंटीबॉडी होती है। और छोटे साइज की एंटीबॉडी होने की वजह से फीटस से मदर के ब्लड में या मदर से फीटस के ब्लड में ये ट्रांसफर होने के चांसेस इसके होते हैं। छोटे एंटीबॉडी है उसकी वजह से ये फीटस से मदर के ब्लड में जा सकती है या मदर से फीटस के ब्लड में भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एबीओ एंटीबॉडी जो होंगी वो आईजीएम होंगी, जबकि आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो आईजीजी टाइप की होती है। तो आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है। आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके, हाँ प्लेसेंटा को क्रॉस करने का मतलब यही होता है किरण, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उस बच्चे की एंटीबॉडी मदर के ब्लड में आ सकती है सर्कुलेट होकर, या फिर मदर की एंटीबॉडी जो है वो सर्कुलेट होकर बच्चे के ब्लड ग्रुप में ब्लड में जा सकती है ना। जैसे मान लो अलग अलग अगर ब्लड ग्रुप है ना, जैसे मान लो अगर मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, अगर आरएच नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट हुई। अब बच्चे में अगर आरएच पॉजिटिव हुआ तो उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट हुई। तो बच्चे में एब्सेंट अगर एंटीबॉडी है लेकिन मदर में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब मदर का ब्लड अगर बच्चे में गया, फीटस में गया, तो वो एंटीबॉडी सर्कुलेट होकर अगर बच्चे में चली गई तो बच्चे के डेथ होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि अगर वो एंटीबॉडी एक बार उसके ब्लड में चलेगी तो वो उसके पूरे ब्लड को एग्लूटिनेट करना शुरू कर देंगी। ब्लड जो होगा वो हीमोलिसिस होने लगेगा। और आप लोगों ने कभी सुना हो तो सुना हो, ऐसी मदर जो आरएच नेगेटिव है उनका बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव होता है तो बच्चे के बचने के चांस कम होते हैं। अगर थोड़ी सी भी एंटीबॉडी चल जाए तो बच्चा का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो, बाकी फिर ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है। चलो, हाँ यही मैं बोल रहा था भाई, प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चा आरएच पॉजिटिव हो और मदर जो हो वो आरएच नेगेटिव हो। और ऐसा कब होगा? जब आरएच नेगेटिव अगर फीमेल है तो उसमें एंटीबॉडी हैंग होंगी और बच्चा जो होगा उसमें एंटीबॉडी नहीं होंगी। बच्चे में जब एंटीबॉडी प्रेजेंट हो पहुंच जाती है तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चलो, अब आगे समझ में आगे बढ़े। हाँ, इसको अपन इरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस बोलते हैं, कुमार ने लिखा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इंजेक्शन लगते हैं इनके, मंजू ने लिखा, हाँ बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो तरह के ब्लड ग्रुप अपन ने देख लिए, एबीओ और दूसरा अपन ने देख लिया आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। दोनों ही ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए अपन एंटी सीरम यूज करते हैं। एंटी सीरम क्या होता है भाई? एंटी सीरम में जो एंटीबॉडी होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डाइल्यूट करके इस तरह से एंटी सीरा बना दिए जाते हैं। इनको अपन एंटी सीरा कहते हैं ना। इन एंटी सीरा के माध्यम से अपन ब्लड ग्रुप पता लगाते हैं, है ना। इनमें होता क्या है? इनमें होता सिर्फ एंटीबॉडी ही है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि यार आप लोगों ने लगाए होंगे ब्लड ग्रुप, हो ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने ना लगाया हो।
तो ब्लड ग्रुप लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा वैसे देखो ब्लड ग्रुप कैसे लगाते हैं मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किए, तो मैं फिर बोलूंगा कि लॉजिकल पॉइंट को मैं छोड़ के रखता हूँ। ब्लड ग्रुप कैसे लगाते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपन क्या करते हैं, 3 ब्लड के ड्रॉप ले लेते हैं, और उन जो ब्लड के ड्रॉप है उनमें अपन ईडीटीए वाला ब्लड है ना, ईडीटीए वाला ब्लड ले लो आप। तो ईडीटीए वाले 3 ड्रॉप हैं और उसमें अपन ये एंटी सिरा को 1 ड्रॉप ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, जिसको जहां पर एग्लूटिनेट हो जाता है वो उसका पॉजिटिव कहला जाता है। ठीक है, तो ए वाला में क्या होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होंगी, बी वाले में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होंगी, और डी वाला जो होता है उसमें आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ एंटीबॉडी जो होती है वो डाइल्यूट होती है नॉर्मल सलाइन के अंदर, लेकिन इनका आप देखोगे कि कलर दिखता है। एंटी ए जो होता है वो ब्लू कलर में दिखता है आपको, ब्लू कलर में। बी वाला जो होता है वो येलो कलर में दिखता है, जबकि एंटी डी जो होता है वो कलरलेस होता है। तो इसका कलर होने के क्या कारण है, तो इसमें सिर्फ कलर करने के लिए इसमें इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप सिर्फ ना, ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम पढ़ने के चक्कर अगर तीनों का कलर अगर एक जैसा ही होता तो कई बार इनमें गलती होने के चांसेस होते। और इसकी गलती जो होती है वो लैब की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ब्लड ग्रुप की गलती में इतनी बड़ी गलती मानी जाती है कि किसी लैब टेक्नीशियन की जॉब भी जा सकती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर उसने गलत रिपोर्ट दे दी है किसी टेक्नीशियन ने, तो गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार होता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी भी नौकरी जा सकती है ब्लड ग्रुप अगर उसने गलत दे दिया तो। ठीक है, तो बड़े केयरफुली लगाना पड़ता है। तो इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक इंडिकेटर, एक कलरफुल इसको बना दिया जाता है। तो कलरफुल बनाने के लिए एंटी ए जो होता है इसको ब्लू कलर का बनाया जाता है, और ब्लू कलर के लिए इसमें एक इंडिकेटर यूज किया जाता है, ट्राइपेन ब्लू। ट्राइपेन ब्लू इसमें यूज किया जाता है। सर ए में बी होगा, नहीं उल्टा बोल रहे हो, ए में एंटी ए होता है। एंटी बी जो होता है वो येलो कलर का होता है। येलो कलर जो होता है वो एक्रीफ्लेविन डाई की वजह से होता है। ये डाई है, टाइपेन फ्लू भी एक डाई है, एक्रीफ्लेविन भी एक डाई है। इन डाई की वजह से, एक्रीफ्लेविन की वजह से येलो कलर होता है एंटी बी का। एंटी ए का ब्लू कलर जो होता है वो टाइपेन ब्लू की वजह से होता है। इनका जो टाइट्रेशन होता है वो 1:128 का होता है। वन मतलब इनको डाइल्यूट, इतना ज्यादा डाइल्यूट के ब्लड में जितनी एंटीबॉडी होती है उनको डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट करके उनको 1:128 का डाइल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, चलो ये आपको याद रखना है, तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अपन ने 2 तरह के ब्लड ग्रुप पढ़ लिए हैं, एक एबीओ और दूसरा आरएच। तो क्या आपके दिमाग में आएगा किसी का अगर ब्लड ग्रुप इनके बिल्कुल सेम है दोनों ही, भाई कार्ल स्टेनर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने एबीओ में पहले मैच करके देखा तो नहीं कर रहा था, तो उन्होंने दूसरा एक ब्लड ग्रुप खोज कर दिया आरएच। लेकिन क्या दोनों अगर सेम है तब भी बिल्कुल मैच हो जाएगा? हर एक पर्सन में कोई चांसेस नहीं होंगे कि दोनों में बिल्कुल मिसमैचिंग ना हो, तब भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि तब भी हो सकता है कि उनमें क्रॉस मैचिंग जो है वो अलग अलग जाए, है ना। इसके भी रीजन है भाई। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कुछ और सब ग्रुप भी चलते हैं। सब ग्रुप का मतलब क्या है वो अपन समझेंगे। बढ़िया, सोडियम एजाइड जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। सोडियम एजाइड जो होता है वो सिर्फ एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन दोनों को आगे फिर और सब डिवाइड किया जाता है, मतलब इनके और दूसरे भी और सब डिवाइड हैं, सब ग्रुप हैं, उनको अपन, उनमें 2 अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, A1 और A2। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ए ग्रुप में एक बड़ी समस्या आ रही है कि मान लो किसी के ग्रुप ए भी है, मान लो 2 पर्सन है ना, एक डोनर है एक रिसिपिएंट है, तो डोनर का भी ए पॉजिटिव है, जो पेशेंट है उसका भी ए पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों में जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो भी उनमें ब्लड एग्लूटिनेट हो रहा है, ब्लड में हीमोलिसिस हो रहा है। तो उसका क्या कारण है, उसका फिर उन्होंने और आगे रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि भाई ए ग्रुप जो है उसके भी फिर और थोड़े थोड़े से और डिफरेंट टाइप है, बी जो है उसके भी और डिफरेंट टाइप है ना। तो उन्होंने उसको सब ग्रुप मान लिया। उसमें बी वाले का ज्यादा रोल प्ले नहीं होता, बी वाला एग्लूटिनेट नहीं होता, लेकिन ए वाला जो होता है वो कई बार प्रॉब्लम देने लगता है। मतलब ए के जो सब ग्रुप है, कई बार ऐसा होता है अगर किसी पेशेंट के सब ग्रुप अगर उसका 2 है और उसको A1 वाले का ब्लड चढ़ा दिया तो पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर डोनर का सब ग्रुप A1 है
और अगर पेशेंट का A2 है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब एक ही ब्लड ग्रुप में भी फिर उनके ब्लड में थोड़े थोड़े से चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बी वाले का ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ए वाले का मायने रखता है, तो अपन ए को ही समझेंगे। तो ए के जो है इसके सबसे महत्वपूर्ण दो सब ग्रुप है, एक A1 और दूसरा A2। A1 की आरबीसी ऐसा देखा गया कि A1 की आरबीसी जो होती है वो एंटी सिरा ए के साथ तो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली रिएक्ट करती है, और ब्लड ग्रुप A2 की जो होती है वो ए के साथ थोड़ी सी वीकली रिएक्ट करती है। जब अपन इसमें भी उन्होंने देखा कि भाई अपन जब ब्लड ग्रुप लगा रहे थे तो ब्लड ग्रुप में एंटीसिरा यूज कर रहे थे, एंटीसिरा ए में जब उन्होंने देखा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसमें अपन ने एंटीसिरा ए डाला तो वो एग्लूटिनेट हो जाता है ना। अब ये उन्होंने देखा कि भाई एंटी A1 वाला जो सब ग्रुप है वो एंटीसिरा ए के साथ बहुत अच्छे से स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, जबकि A2 वाला जो होता है वो आरबीसी के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता, वीकली रिएक्ट करता है। तो उस आधार पे भी उन्होंने उसके दो सब ग्रुप बना दिए। और ये दो सब ग्रुप में बनाने के रीजन क्या थे, कारण क्या था कि कई बार ऐसा देखा गया कि एक पेशेंट को अगर पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप A1 है और उसको A2 का ब्लड ग्रुप चढ़ाया है तो कई बार उसमें भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये टेस्ट करने के लिए अपन टेस्ट कैसे करें कि ए ग्रुप वाले के कौन सा A1 है या A2 है, तो उसको सब ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी अपन एक रिएजेंट का यूज करते हैं, लैक्टिक सीड। लैक्टिक सीड का एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं, है ना। अब ये लैक्टिक सीड क्या होती है, लैक्टिक एक्चुअली एक पेड़ होता है, उसके बीज का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको अपन लैक्टिक सीड का एक्सट्रैक्ट बोलेंगे, है ना। A1 के लिए जो हम यूज करते हैं वो डॉलिचस फ्लोरियस बाइफ्लोरस यूज करते हैं, और A2 के लिए अपन यूलेक्स यूरोपियन यूज करते हैं, है ना। तो इनको अपन मिक्स करके देखते हैं कि ब्लड ग्रुप A1 है या A2 है, ठीक। बस पॉइंट आपको याद ही रखना है ना, डीप पॉइंट है, हालांकि इतना ज्यादा डीप एग्जाम में आए ये बहुत कम चांसेस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये अपना हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अपन ने देखा कि ए ग्रुप या बी ग्रुप की बात करें तो अगर उनके एंटीजन अगर वीक हैं तो उनके ग्रुप जो है उसके आधार पे भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए को अपन ने A1 और A2 में डिवाइड किया, इसी तरह से बी के भी और ग्रुप होंगे, लेकिन बी पे अपन को समझने की जरूरत नहीं है, ए वाला जो है अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अपन डी की बात करें, डी मतलब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर भी देखा गया कि कुछ एंटीजन जो होते हैं वो एंटीसिरा के साथ में वीकली रिएक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो वीकली रिएक्ट करते हैं। तो वीकली जो रिएक्ट करते हैं उसके लिए फिर एक अलग ग्रुप बना दिया, उसको लिए उन्होंने बोला, उन्होंने जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको DU एंटीजन कहा, DU एंटीजन, ठीक है। अगर हम ब्लड ग्रुप लगाते हैं और किसी का RH पॉजिटिव है भी, लेकिन RH पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो एंटी डी से अगर स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन बहुत जल्दी नहीं आ पाएगी, थोड़े लेट आएगी, और लेट आने की वजह से क्या होता है, कई बार हम उसे निगेटिव रिपोर्ट दे देते हैं बाय मिस्टेक। तो हमको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में जब अपन डी एंटीसिरा डालकर RH ब्लड ग्रुप पता करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा केयरफुली अपन को यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पेशेंट के जो ब्लड होता है उसमें जो उसका डी एंटीजन होता है, ये डी एंटीजन डी एंटीसिरा के साथ में वीकली रिएक्ट करता है, और इस तरह के जो एंटीजन है जो ब्लड में प्रेजेंट है उसे अपन DU एंटीजन कहते हैं, या फिर अपन उसको RH वेरिएंट भी कह सकते हैं, RH वेरिएंट। अब ये पता करने के लिए अपन कैसे टेस्ट करेंगे, ये पता करने के लिए अपन DU को डिटर्मिनेशन करने के लिए अपन 20% बोविन एल्ब्यूमिन का यूज करते हैं, 20% बोविन एल्ब्यूमिन मिक्स करके फिर हम उसका ब्लड ग्रुप लगाते हैं, एंटी डी सिरा मिक्स करके देखते हैं। अगर एग्लूटिनेशन आती है तो पॉजिटिव है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं आती है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। ग्रीन कलर का एंटी सिरा मेरे ख्याल से 20% बोविन एल्ब्यूमिन का ही कहते हैं। चलो किसी ने देखा है ग्रीन कलर का तो होता नहीं भाई कोई एंटीसिरा, ग्रीन कलर का एक बार मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। एंटी हीमोग्लोबिन, हाँ वो अपना अलग चीज है भाई, वो एंटीसिरा नहीं होता, एंटी हीमोग्लोबिन।
वो ब्लड बैंक में यूज होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो एंटी सिरा नहीं है, वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, वो अपन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आप पैसेज रखो उसके लिए, ठीक है। बोबिन एल्यूमिन तो कलरलेस होता है, बढ़िया नया लिख दिया। ग्रीन वाला जो होता है वो AHG होता है, ओके। देखो मैंने ब्लड बैंक में काम नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं की, तो थोड़ा सा बाकी में प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे ब्लड बैंक का कम है, थियोरेटिकल नॉलेज ही है मुझे, ठीक है। अब जो लोग ब्लड बैंक में अगर काम कर रहे हैं या काम किया है जिन्होंने, तो उनको थोड़ा सा और डीप नॉलेज होगा। तो कभी कोई चीजें ऐसी हैं जो आपको लगती हैं तो आप ऐड करवा भी सकते हो, ठीक है। टाइम तो 8 से 9 नहीं हो पाएगा जयप्रकाश, नाइट ड्यूटी रहती है मेरी, 8 बजे तक तो ड्यूटी रहती है, उसके बाद में फ्री होकर 9 बजे से ही क्लास ले सकता हूँ ना। टाइम में देखो अब एकदम फिक्स टाइम कर दिया मैंने, 9 बजे मेरी क्लास रहा करेगी, 1:30 बजे सुमित सर की इंग्लिश की क्लास रहा करेगी, 5 बजे GS GK के लिए महेश सर पढ़ाएंगे, 7 बजे स्वप्निल सर मैथ पढ़ाएंगे, और 9 बजे दिनेश सर मैथ पढ़ाएंगे। सॉरी, 9 बजे की जगह उन्होंने बोला कि सर मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, तो आप 8:30 का रख लो, तो 8:30 से दिनेश सर लेंगे ना, तो उनकी क्लास मेरे ख्याल से अभी 8:30 से चल रही है नाइट में, ठीक है। चलो तो भाई, टाइमिंग का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इधर से उधर करना। अब जो अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, देखो जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सारी की सारी लाइव क्लासेस तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक साथ 5-5 क्लासेस चल रही है, इतनी क्लासेस लाइव लेना पॉसिबल नहीं है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास लेना पड़ेगी। और मेरे टॉपिक थोड़े आगे ही चल रहे हैं, जैसे ब्लड बैंक की बात करें अपन, तो ब्लड बैंक के में MCQ दिनेश सर बाद में कराएंगे, तो अभी मेरी क्लास ऐसा है जो आप आगे चल के रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो ना। टाइम का शेड्यूलिंग मैं अभी जस्ट 5 मिनट में जैसे ही क्लास खत्म होती है तो मैं टाइम का शेड्यूल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा कि हमारी क्लास का टाइमिंग क्या होगा। GS GK की क्लास मैं थोड़े से नोट्स में इशू चल रहे हैं, तो अपन थोड़ा सा अभी पहले गैप दे रहे हैं 2-4 दिन का, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे। तो अभी देख लेते हैं, जितने नोट्स अभी तक प्रिपेयर हो गए वो अपलोड करके उनकी क्लास हो जाएगी, उसके बाद में कुछ दिन का GS GK की क्लास में अपना गैप रहेगा। बाकी इंग्लिश के नोट्स, इंग्लिश जितने भी अपने नोट्स अभी, जितनी भी अभी क्लास हो चुकी है, मैथ की, इंग्लिश की, GK की, GS की, सारे के सारे नोट्स में आज दिन भर बैठा रहूंगा। हालांकि टाइप हो चुके हैं, उसमें एक्चुअली थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, वो नॉन टेक्निकल मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, PGDCA वाले लोग होते हैं, तो वो मेडिकल का नॉलेज नहीं होता, तो जब तक मैं उनको एक बार चेक ना कर लूँ तब तक वो अपलोड नहीं होने देता मैं, तो पहले मैं एक बार चेक कर लूँ। सारे के सारे टाइप हैं, मैं आज शाम तक सबको अपलोड कर दूंगा। प्रीवियस पेपर भी टाइप हो चुके हैं, एक बार मुझे चेक करना वहाँ बाकी रह गया है, तो एक बार मैं चेक कर लूँ अच्छे से और शाम को वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। लगभग लगभग अभी तक के अपने बहुत सारे नोट्स जो हैं वो हो चुके हैं। चलो, हिस्टोपैथोलॉजी के नोट्स जो है वो ब्लड बैंक खत्म होगी उसके बाद में मिल पाएंगे आपको, मतलब फ्राइडे को हिस्टोपैथोलॉजी के हिंदी के नोट्स मिल पाएंगे, बाकी इंग्लिश के सर ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक। इंग्लिश की क्लास कब चाहिए पूजा, आपको बताओ। कुछ कुछ वीडियो में क्वालिटी चेंज का ऑप्शन नहीं आता, तो रूप सिंह मैं देख लूंगा, कल भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास, एक बार मैं चेक कर लूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूंगा, हाँ वो मैं कर दूंगा। व्हाट्सअप देखो, व्हाट्सअप पे कोई भी नोट्स नहीं मिलेंगे भारतीय आपको, जो भी नोट्स होंगे वो ऐप पे ही अपलोड होंगे, व्हाट्सअप वगैरह पे किसी को नहीं मिलेंगे, किसी को बहुत ज्यादा इशू है तो मिल सकते हैं, बाकी मैं शाम तक कर दूंगा अपलोड, ठीक है। नंदिनी किस टाइम पे चाहिए आपको इंग्लिश की क्लास? इंग्लिश वाले सर हैं, उनकी अलग से अपनी एक पूरी कोचिंग क्लासेस है सागर में, और पूरे दिन भर उनकी क्लास चलती रहती है, दिन में सिर्फ दोपहर में ही उनको टाइम है, सुबह से लेकर शाम तक उनका बैच फुल चलता है। फिर भी एक बार मैं बात कर लूंगा, फिर भी आप बताएं 2 बजे के बाद रखें क्या, 11 से 12? चलो, कल के टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो मैं थोड़ा और टाइम बढ़ा देता हूँ, आज भी कर देता हूँ, और अगला नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा उसमें संडे और मंडे 2 दिन का कर लिया करेंगे, ठीक है। चलो मैं टाइम बढ़ा दूंगा टेस्ट का, ठीक है, टाइम बढ़ा दूंगा, बाकी रिजल्ट तो पहले से ही उसका बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं और टाइम बढ़ा दूंगा। 11 से 12 कर दीजिए इंग्लिश की क्लास। चलो ठीक है, मैं सर से बात कर सकता हूँ, जो पॉसिबल टाइम हो सका अगर चेंजेस का इंग्लिश का तो अपन देखेंगे, है ना। हालांकि वो दोपहर का टाइम वाकई में थोड़ा ऐसा टाइम है कि वो टाइम अपना वैसे ही पढ़ाई का मन नहीं लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, पॉसिबल हुआ तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड की तरह उसको लेना पड़ेगा, है ना। कुछ क्लासेस तो आपको रिकॉर्डेड की तरह लेनी पड़ेगा। चलो।
चलो भाई, तो अभी आज अपन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। टेस्ट का टाइम 24 घंटे, ओके, टेस्ट का टाइम 24 घंटे कर दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। रुक, सेक्शन वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट ही तो चल रहे हैं नंदिनी। एग्जाम वाइज अपने 15 मई से शुरू होंगे। देखो, टॉपिक वाइज तो जैसे ही मेरा जो जितने टॉपिक चलते जा रहे हैं वो अपलोड होते जा रहे हैं, है ना। सेक्शन वाइज आपके हर संडे चल रहे हैं, और एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज आपके 15 मई से शुरू होंगे। 15 मई से डेली आपको एक टेस्ट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास की क्वालिटी जरूर मैं देख लूंगा एक बार, क्या दिक्कत आ रही है। कल भी एक दो स्टूडेंट के मैसेज आए थे, तो आप आज और देख लेना, बाकी करता हूं मैं, ठीक है। चलो भाई, तो अब मुझे इजाजत दो, मिलते हैं अपन कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।